सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी 1 पावनी से पाठ 6 पंच परमेश्वर नामक कहानी को सुनाने और आप सभी को समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कहानी के लेखक हिंदी साहित्य के महान सम्राट उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह कहानी रचित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि किस तरह से पंचों की ज़बान पर परमेश्वर निवास करते हैं। बच्चों, इस कहानी को सुनाने का यही माध्यम है कि पंच परमेश्वर माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंचों की जुबां से खुदा बोलता है। बच्चों, गांव में जो झगड़े होते हैं उसको निपटाने के लिए गांव के लोग कुछ प्रमुख लोगों को अपना पंच बनाते हैं और पंच उन झगड़ों का निपटारा करते हैं। आज भी कई गांवों में इसी तरह का फैसला सुनाया जाता है। तो बच्चों, चलिए, जब हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम इस कहानी के अर्थ को समझ पाएंगे। पाठ 6 पंच परमेश्वर। न्याय के लिए भारत में पंचायत की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि न्याय करने के लिए पंच के रूप में जो लोग चुने जाते हैं वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए पंच को परमेश्वर कहते हैं। उनकी जुबान से खुदा बोलता है। पंच के पद पर बैठने वाला व्यक्ति दोस्ती, दुश्मनी, अपने पराए, राग, द्वेष से ऊपर उठकर न्याय करता है। प्रेमचंद की यह कहानी भारत के गांवों में चली आ रही इसी न्याय परंपरा की मार्मिक झांकी प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि जो पंच होते हैं उनमें परमेश्वर निवास करते हैं। उनका जो फैसला होता है वह दोस्ती, दुश्मनी, अमीरी, गरीबी से परे होता है। इसलिए बच्चों, चलिए, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। हिंदी में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का जन्म बनारस के पास लम्ही गांव में सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनकी भाषा आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा, मंत्र, बड़े घर की बेटी आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। तो बच्चों, प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं और इनकी सारी कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं और ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के ही परिवेश से ली गई हैं।
बच्चों, अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया गया है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब पक्की दोस्ती थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षासी की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दो व्यक्ति थे जिनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी जिनके पास थोड़ी सी जायदाद थी और उस जायदाद के लालच में जुम्मन शेख ने बूढ़ी खाला को अपने पास रखा और जब वह जायदाद उनके नाम हो गई तब जुम्मन शेख और उनकी पत्नी ने बूढ़ी खाला के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब तक की कहानी यह है बच्चों। आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां गले नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। इस तरह की बातें खाला जान को सुननी पड़ती थी जुम्मन शेख और उनकी पत्नी करीमन के द्वारा। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोला, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। तो बच्चों, अब यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार खाला के साथ दिन प्रतिदिन बहुत बुरा होने लगा। खाला से जब सहा नहीं गया तो खाला ने जुम्मन से
शिकायत की और कहा कि मुझे भी कुछ पैसे दो, मैं अपना अलग पकाऊंगी खाऊंगी। लेकिन जुम्मन के मन में बेईमानी आ गई थी और जुम्मन ने उनकी बातों को नहीं माना। अंत में खाला को पंचायत करने की बात समझ में आई कि पंचायत किया जाए और जुम्मन की गलतियों को सबको बताया जाए। और इस तरह से खाला ने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जुम्मन को इस बात का बहुत गर्व था कि जुम्मन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और बूढ़ी खाला की बात इस गांव में कोई नहीं सुनेगा। खाला फिर भी सबके पास जाती हैं, अपनी बातों को बताती हैं और अंत में थक हार कर वह जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी के पास भी जाती हैं। अलगू भी खाला को साफ मना कर देते हैं कि वह जुम्मन शेख से अपनी मित्रता को बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन खाला जब यह बात कहती हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, तो यह बात अलगू के हृदय में गूंजने लगती है। पंचायत बैठ जाती है। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का भी प्रबंध किया था। हाँ, वे स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो।
जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ कि क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। तो जब पंच बैठ गए तो खाला ने अपनी सारी बात पंचों को बताई। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उजर नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वे बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और किसी पर तुम्हारा विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन को इस बात का एहसास था कि जुम्मन के खिलाफ कोई उठेगा नहीं और जुम्मन की जीत होगी। खाला भी बेबस थी। अंत में उन्होंने अलगू चौधरी को ही अपना सरपंच बनाया। अलगू इस झमेले में जुम्मन से आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। जुम्मन शेख ने जब अपने दोस्त अलगू चौधरी का नाम सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अब तो जीत उनकी पक्की है, क्योंकि अलगू चौधरी उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें एवज में खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है। इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे महावर खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा समझौते में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अधिकार है जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है।
न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह बात पता चल रही है कि जब खाला ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच बनाया तो जुम्मन को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब अलगू चौधरी उस स्थान पर बैठे तो उन्हें सच्चाई नज़र आने लगी और वह भी खाला का पक्ष लेने लगे। इस बात से जुम्मन को बहुत दुख हो रहा था कि जो उनका इतना अच्छा मित्र है वह भी उनका साथ नहीं दे रहा है। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद अलगू की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। बच्चों, पंचों के स्थान पर जब भी कोई बैठता है तो उसे न तो दोस्ती दिखाई देती है और न दुश्मनी। और जो फैसला लेता है वह सही का पक्ष होता है। तो यहाँ भी वही हुआ, लेकिन जुम्मन को लगा कि अलगू ने जुम्मन के साथ अच्छा नहीं किया। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन ललचाया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह नहीं की। तो यहाँ पर यह है बच्चों कि अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, जिसमें से एक मर गया तो एक उन्होंने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने उस बैल का भी पैसा नहीं लिया था। समझू साहू ने नहीं दिया था। समझू साहू ने उस बैल का पैसा अलगू चौधरी को। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते, परंतु साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने बड़ी निर्दयता से कई कोड़े फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा। समझू साहू ने बैल के साथ बहुत ही निर्दयता पूर्वक उसके साथ व्यवहार किया और न बैल को खाने को देते थे, बस उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे थे और इस तरह से बैल मर गया।
नथुनों में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। 2-250 रुपये कमर में बंधे थे। इनके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली, चिलम भरी और फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे। पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखी तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी खबर सुनावनी सुनी तो पहले तो फिर रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। तो इस तरह से जब बैल मर गया तो बहुत सारा सामान और पैसा था, और बीच रास्ते में वो रात जगा किए समझू साहू, और रात में जब वो सो गए तो उनका सामान भी चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, कुछ तेल के कनस्तर भी चोरी हो गए। और घर आए तो उनकी पत्नी ने भी अलगू चौधरी को गालियाँ दी, और इस तरह से उन्होंने अपनी गलतियों को न देखकर बैल को और अलगू चौधरी को गलत ठहराया। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। परंतु अलगू चौधरी के लिए 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वे भी गर्म हो उठे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। तो बच्चों, एक ही महीने बाद अलगू चौधरी की भी पंचायत बैठी, क्योंकि उनके बैल का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा था, और जो उनका बैल लिया था समझू साहू ने, वह पैसा देने को तैयार नहीं थे। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच पदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। समझू बहुत चालाक व्यक्ति था। वह जानता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में अब दुश्मनी हो गई है, तो उन्होंने जुम्मन शेख को अपना सरपंच बना। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उजर होगा। अलगू चौधरी को लगा कि अब जुम्मन शेख उनसे अपनी दुश्मनी निभाएंगे। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पुराना दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह
न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपटकर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन बैठा था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जाना कि पंच के स्थान पर जो भी बैठता है वह न तो किसी का दोस्त होता है न तो किसी का दुश्मन होता है। वह जो भी कहता है सच कहता है, वह सच का साथ देता है। तो सही ही कहा गया है कि पंचों की जुबान से खुदा बोलता है। आशा है बच्चों कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।